माय चैनल। कैसे हो तुम सब लोग? और आई होप कि अब तो तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री होंगे, टेंशन फ्री होंगे, थोड़ा चिल मोड चल रहा होगा क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स भी खत्म हो गए और सीयूटी भी खत्म हो गया है। तो आज का वीडियो जो होने वाला है उसका जो मेन फोकस है वो है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन के लिए कैसे अप्लाई करना है, कितना यूजफुल है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है। सबसे पहले बताते हैं कि ये जो वीडियो है, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि जो 10th के स्टूडेंट्स हैं, 10th सीबीएसई की स्टूडेंट्स हैं और 12th सीबीएसई की स्टूडेंट्स हैं, दोनों के लिए यूजफुल रहेगा क्योंकि प्रोसीजर दोनों में सेम होने वाला है। बट जो डेफिनेटली तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स है सब्जेक्ट की वो चेंज होंगी और जो एप्लीकेशन की डेट्स हैं वो डिफरेंट है। 12th की 17th में है और 10th की जो है वो 20th में है। बाकी जो ब्रॉडली प्रोसीजर है वो सेम ही रहने वाला है। तो आई थिंक ये दोनों के लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कि पहले तो प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर है 3 स्टेप्स में डिवाइडेड। सबसे पहले आ जाता है तुम्हारा ऑनलाइन एप्लीकेशन सिंपल वेरिफिकेशन के लिए। अब वेरिफिकेशन से क्या मतलब है कि तुम्हारा जो टोटल है शीट का टोटल, आंसर शीट का टोटल वो चेक होगा। तो वो लोग तुम्हें 500 की फीस देनी होगी पर सब्जेक्ट। तो तब तुम अप्लाई करोगे, जैसे पोर्टल खुलेगा ना cbse.gov.in पर तुम्हें जाना है और इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, तो जब तुम अप्लाई करोगे तो वो तुमसे सब्जेक्ट्स पूछेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने बिजनेस स्टडीज और फिर एग्जांपल इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस या फिर इकोनॉमिक्स या अकाउंटेंसी, जिसमें भी मुझे डालना है उसके अंदर मैं डाल दूंगी। ठीक है, तो जब तुम अप्लाई करोगे तो इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की तुम्हारी जो शीट्स है उसकी सिर्फ और सिर्फ टोटल चेक होगी। तो वो टोटल चेक करेंगे। तो जब तुम्हारा वो जो डेज तुम्हें दे रखे है ना, इस डेट से इस डेट तक, तो जैसे तुम रोज चेक करना पोर्टल, तो पोर्टल पे क्या होगा, अगर तुम्हारे कुछ भी चेंज होगा टोटल के अंदर तो वो पोर्टल पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो वो सिर्फ इस फर्स्ट स्टेज में ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी आंसर शीट की टोटल चेक करेंगे, आंसर शीट को वापस चेक नहीं करने वाले। ठीक है, अब किसी को ये भी रहता है कि मुझे तो टोटल चेक करवानी ही नहीं है क्योंकि सीबीएसई में टोटल की मिस्टेक बहुत कम चांसेस है कि हो। टोटलिंग में मिस्टेक्स वो लोग नहीं करते हैं। तो यूजुअली स्टूडेंट्स को अपनी आंसर शीट ही वापस पूरी चेक करवानी होती है, पर वो ऑप्शन जो है वो तुम्हारे पास फर्स्ट स्टेज में नहीं है। तुम्हें सिर्फ टोटल जो है वो चेक करने को मिलेगी और ऐसा तुम नहीं कर सकते कि मुझे तो सिर्फ टोटल चेक नहीं करवानी, मुझे तो अपनी आंसर शीट चेक करानी। नहीं, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। सबसे पहले जो है वो तुम्हें फर्स्ट स्टेज में, भले ही तुम्हें चाहिए कि तुम्हारी टोटल चेक हो या ना हो, तुम्हें फर्स्ट, अगर तुम्हें रिवैल्यूएशन में अप्लाई करना है तो तुम्हें फर्स्ट स्टेज के लिए भी अप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, और जब तुम सेकंड स्टेज में आओगे तब तुम्हें क्या करना होगा कि आंसर की अगर आंसर शीट जो है तुम्हें चाहिए, अगर तुम्हें मतलब ये है कि हाँ तुम्हारी टोटल में कोई मिस्टेक थी और तुम्हारी टोटल की मिस्टेक रेक्टिफाई होने से ही मार्क्स बढ़ गए हैं, तब तो ठीक है। पर अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, तुम्हारा पर्पस ही वही नहीं था, तो जैसे मेरे केस में नहीं था कि मुझे टोटल से कोई मतलब ही नहीं था, मुझे तो सिर्फ अपनी आंसर शीट के कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत थी और मैं चाहती थी कि वो जो क्वेश्चंस है वो वापस चेक हो जाए, तो फिर तुम्हें सेकेंड स्टेज में अपनी जो पूरी पीडीएफ होगी ना तुम्हारी आंसर शीट की, वो अवेलेबल करवाएंगे वो लोग सेकेंड स्टेज के अंदर। तो तुम्हें पहले स्टेज में 500 रुपीज पर सब्जेक्ट देना पड़ेगा और सेकेंड स्टेज के अंदर 700 रुपीज पर सब्जेक्ट देना पड़ेगा। अब सेकेंड स्टेज में होगा सिर्फ इतना ही कि वो लोग तुम्हें तुम्हारे जो पोर्टल होगा तुम्हारा, जिससे तुम साइन इन वगैरह करोगे, उस पोर्टल पे तुम्हारी जो शीट है वो अवेलेबल हो जाएगी उस पीडीएफ की। ठीक है, तो तुमने अपना पीडीएफ वगैरह देख लिया, तुम्हें समझ में, अगर फॉर एग्जांपल तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ पे तो मार्क्स नहीं बढ़ सकते, ऐसा तो मैंने कुछ लिखा नहीं कि कोई स्कोप है मार्क्स बढ़ने का, मैंने जो सोच रही थी वो डिफरेंट है जो मैंने एक्चुअल में लिखा है, तब तो तुम अप्लाई नहीं करोगे। बट अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर मेरे मार्क्स बढ़ सकते हैं और बढ़ने चाहिए, तो तुम क्या करोगे, थर्ड स्टेज के अंदर फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 12 है जो तुम चाहते हो कि उसके अंदर तुम्हारे मार्क्स बढ़े, तो तुम क्या करोगे, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, फॉर एग्जाम्पल अकाउंटेंसी का क्वेश्चन नंबर 12 है, वो तुम अब जो थर्ड स्टेज है उसके अंदर लिखोगे सब्जेक्ट इज अकाउंटेंसी, क्वेश्चन नंबर इज 12 और तुम्हारी रीजनिंग क्या है वो लिखोगे कि पूरा तुम्हें एक बॉक्स मिलता है लिखने के लिए, तुम लिखो कि तुम्हारी रीजनिंग क्या है और फिर वो तुम अप्लाई कर दोगे। तो हर सब्जेक्ट के हर क्वेश्चन के लिए तुम्हें 100 रुपीज देने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 क्वेश्चन है अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के लिए, तो अकाउंटेंसी में तुम्हें 200 रुपीज देने पड़ेंगे। फिर इकोनॉमिक्स में भी अगर तुम 2 क्वेश्चन के लिए कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 4 और 5 क्वेश्चन है, तो उसके लिए 200, तो तुम्हें टोटल जो अमाउंट है वो 400 रुपीज पे करना पड़ेगा स्टेज नंबर 3 पर। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है।
मतलब मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो कोई भी इंसान जिसे अपनी आंसर शीट चेक करवानी है उसे 1200 रुपीज़ तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि 500 पहले टोटल करने के लिए और 700 अपनी आंसर शीट लेने के लिए। और क्योंकि सिर्फ थर्ड स्टेज में वही क्वेश्चंस चेक होंगे जो तुमने अप्लाई करे हैं, तो तुम्हें उस क्वेश्चन के हिसाब से 100 रुपीज़ देना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे पता है कि अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा अप्लाई करना है तो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, और ये बिल्कुल भी अमाउंट अगर तुम्हारे मार्क्स बढ़ भी जाते हैं ना तो भी ये रिफंड नहीं होता है। मतलब मेरे केस में भी ऐसा हुआ था, कुछ भी रिफंड वगैरह नहीं मिलता तुम्हें, बस वो मतलब चेक हो गया, अगर तुम्हारे मार्क्स बढ़े तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब मार्कशीट जो तुम्हारी है वो रिवाइज वगैरह हो जाती है, तो वो सारे बेनिफिट्स है। तो ये बेसिकली पूरा तुम्हारा प्रोसीजर वगैरह था। अब एक मेजर क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में रहता है जब वो रिवैल के लिए अप्लाई करते हैं, और इनफैक्ट मेरे दिमाग में भी था कि रिवैल्यूएशन से क्या मार्क्स डिक्रीज होते हैं। देखो, होने को तो हो सकते हैं, क्योंकि उनके नोटिफिकेशन जो है उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि मार्क्स डिक्रीज भी अगर हो गए तो भी चेंज नहीं करेंगे, वो वापस जो पुराने मार्क्स है वो तुम्हें नहीं देंगे। बट मेरी अंडरस्टैंडिंग और मैंने जितने भी लोगों से सुना है, बहुत बहुत कम चांसेस होते हैं कि तुम्हारे मार्क्स जो है वो डिक्रीज होंगे। पहला रीजन ये क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी पूरी आंसर शीट है वो तुम्हारे पास होगी, तो तुम्हारे पास चांस है ना कि तुम उसी क्वेश्चन पे अप्लाई करो जिस पे तुम्हें पक्का कॉन्फिडेंस है कि इसमें मार्क्स बढ़ सकते हैं। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि हाँ इस पे तो मुझे ज्यादा मार्क्स ही दिए एग्जामिनर ने, तो उस क्वेश्चन पे तुम वैसे भी अप्लाई नहीं करने वाले हो ना, तो वो क्वेश्चन तो वैसे भी चेक नहीं ही होने वाला है, तो कैसे मार्क्स डिक्रीज होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम्हें लग रहा है जैसे तुम्हें लग रहा है कि मैं 99 आए और तुम्हें 100 चाहिए था, क्योंकि 100 पे ना एक सर्टिफिकेट मिलता है सीबीएसई से, और बहुत लोगों को होता है कि यार मुझे इस सब्जेक्ट में 100 चाहिए, तो कभी कभी वो मतलब होती है ना हमारी, वो बहुत डिजायर हो जाता है कि अब तो चाहिए ही चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि फिर पूरी है ना जिंदगी तुम्हें रहेगा कि यार मेरे तो 99 आ गए, मैं रिवैल में दे देती तो मेरे 100 होते आज, तो एक रिग्रेट रह जाता है, क्योंकि जब टाइम चला गया उसके बाद तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो तुम फर्स्ट स्टेज में सब्जेक्ट्स अप्लाई करोगे ना, सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स पे तुम अपना रिवैल्यूएशन का प्रोसीजर कंटिन्यू कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल तुमने इको और अकाउंट्स दिया है, पहले स्टेज पर तुमने अप्लाई कर दिया, तो तुम्हें सेकंड स्टेज तक आते आते रियलाइज होता है कि नहीं यार मुझे तो बीएसटी में भी दे देना चाहिए था, पर तुम तब कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये मेरे साथ भी हुआ था। मतलब मैंने इकोनॉमिक्स, बीएसटी और आईपी, इन 3 सब्जेक्ट्स में रिवैल दिया था, और मुझे टुवर्ड्स द एंड लग रहा था कि मुझे अकाउंट्स में भी दे देना चाहिए था, क्योंकि अकाउंट्स में 99 आए थे, बट मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि मेरे 100 आ सकते हैं, तो मैंने ऐसे सोचा कि दे देना चाहिए था, पर मैंने नहीं दिया। तो मुझे अभी भी लगता है कि यार 100 हो जाते हैं उसके अंदर भी। मैंने बीएसटी में दिया था जिसके अंदर मेरे 98 मार्क्स आए थे, बट आफ्टर रिवैल्यूएशन मेरे 100 मार्क्स हो गए थे, और आईपी में मेरे 99 आए थे, फिर रिवैल्यूएशन के बाद 100 हो गए थे। तो जो लोग सोचते हैं कि 95 के बाद तो रिवैल्यूएशन नहीं होता, वैसे भी बहुत अच्छे मार्क्स है, ठीक है एडजस्ट कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, पर तुम्हें जब कॉन्फिडेंस है तो एक नंबर भी क्यों छोड़ना। अगर तुम्हारी मेहनत का है वो एक नंबर, तो तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मतलब ब्रॉडली मेरा ये कहने का मतलब है कि मैं तुम्हें तो इनकरेज ही करूंगी, भले तुम्हें 1 नंबर के लिए चाहिए, 2 नंबर के लिए चाहिए, मैं इनकरेज करूंगी कि तुम रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करो। और सबसे इम्पोर्टेंटली तुम जो भी डेट्स दे रखी है ना, उनको बहुत बहुत ध्यान से फॉलो करो कि इस डेट से इस डेट तक तुम्हें सेकेंड स्टेज में अगर अप्लाई करना है तो तुम्हें करना पड़ेगा। जैसे अगर उनकी डेडलाइन जो है वो लैप्स हो गई, उसके बाद तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने अपनी आंसर शीट मंगा ली, बट उनकी जो डेडलाइन थी वो पर क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन रेज करने की, वो डेडलाइन उनके मतलब दिमाग से निकल गई, और फिर वो अप्लाई नहीं कर पाए। तो आफ्टर पेइंग 1200 पर सब्जेक्ट वो ये सारी चीज़ें भूल गए। तो मैं एडवाइस करूंगी तो डेडलाइंस को बहुत अच्छे से फॉलो करना। ये बहुत स्ट्रिक्टली सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि एक्सटेंड वगैरह हो जाएगी सीयूईटी की तरह, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो उस चीज़ का बहुत बहुत ध्यान रखना। और पेमेंट तो तुम्हारा नेट बैंकिंग से हो जाता है, उसके अंदर कुछ भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो मतलब मुझे नहीं लगता पेमेंट से रिलेटेड कुछ भी इशू हो सकता है तुमको। और मेरी ये एडवाइस ये भी है कि जब सेकंड स्टेज में तुम्हें आंसर शीट मिल जाती है, जैसे मैंने पर्सनली क्या किया था, मैंने अपने टीचर्स को भेज दिया था, सब्जेक्ट टीचर्स को, तो उन्होंने मुझे गाइड कर लिया था। मैंने पूछा कि मैम मैं इस क्वेश्चन में कर दूं अप्लाई, तो उन्होंने बोला था हाँ इसमें तो मिल जाएंगे मार्क्स।
तो तभी मैंने करा था। तो मैंने इको, बीएसटी और आईपी में किया था, आउट ऑफ विच मेरे आईपी और बीएसटी में 100 हो गए थे, बट इको में मेरा कुछ भी नहीं बना था, जबकि सबसे कम मार्क्स मेरे इकोनॉमिक्स में आए थे। बट आई थिंक मैंने पेपर ही कुछ ऐसा अटेम्प्ट किया था कि उन्होंने एक नंबर भी बढ़ाना सही नहीं समझा, तो इस वजह से मेरे इकोनॉमिक्स में नहीं बढ़े थे। और जो तुम्हारी मार्कशीट जो होगी ना, जैसे मेरी जो पुरानी मार्कशीट थी वो उन्होंने मेरे से कलेक्ट करी थ्रू पोस्ट, और उन्होंने जो पुरानी मतलब जो नई रिवाइज मार्कशीट है जिसके अंदर सारे चेंजेस हो रखे थे, वो उन्होंने मुझे वापस मेरे एड्रेस पर पोस्ट करवाई थी। तो वो सारी चीज़ें आराम से हो जाती है, डिजी लॉकर में भी अपडेट हो जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और जब तुम्हारा कोई, मुझे लगता है जैसे सीयूईटी वगैरह में, तो जैसे मेरा भी था कि बहुत लोग क्या करते हैं ना, पुरानी मार्कशीट जो है वो डाल देंगे, तो वो गलती मत करना, बिल्कुल भी मत करना। अगर तुम्हारे एक्चुअल मार्क्स तुम्हारे मार्कशीट से मैच नहीं होते तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती, लोगों के साथ हुआ है, तो मत करना। जब काउंसलिंग आए, जब तुम्हें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट वगैरह करने हो, तब वेट करना कि तुम्हारी जो रिवाइज्ड मार्कशीट आ जाए, उसी को तुम सबमिट करो। पहले तुम अपनी पुरानी कर रहे हो, उसके बाद तुमने सबमिट कर दिया, तब तो एक बार जब सबमिट हो गया जो काउंसलिंग का जो भी रहेगा तुम्हारा, उसके बाद उसमें चेंजेस नहीं हो पाएंगे। तो जब भी जिस भी यूनिवर्सिटी में तुम अप्लाई करो, कोशिश करना कि रिवाइज्ड मार्कशीट जो है वही सबमिट करो। थोड़ा आई नो कि डिले हो जाता है, पर अगर हो सके तो नई वाली सबमिट करना। बट हाँ, अगर तुम्हारी डेडलाइन है, तुम्हें कैसे भी करके मार्कशीट डालनी ही है, तब फिर पुरानी वाली डालना, पर उन्हें अपडेट कर देना मेल के थ्रू या कैसे भी कि तुम्हारी जो नई मार्कशीट है वो ये है। ये गलती बिल्कुल मत करना, ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस आते हैं वो बहुत भारी पड़ जाते हैं एडमिशन के अंदर, ठीक है। तो ये सारी ब्रॉडली सारी चीज़ें हो गई। और भी अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है तुम्हें कि हाँ मतलब मेरा ये सीन है, मैंने मेरी मतलब आंसर शीट में मैंने इतना पॉइंट्स का इतना लिखा था, क्या मतलब मुझे अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में बहुत लोग सोचते हैं कि अप्लाई कर दे, क्योंकि इंग्लिश में ना कुछ लोगों के एकदम से सडनली, जिनके बहुत अच्छे स्कूल टाइम में मार्क्स आ रहे होते हैं, वो सडनली बोर्ड्स में कम आ जाते हैं। तो मेरा मानना है कि अप्लाई करो, ठीक है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने अप्लाई करा था, बट फिर भी उनके मार्क्स इंक्रीज नहीं हुए थे। बट ये तो है कि डिक्रीज तो नहीं होंगे, तो तुम मतलब आराम से कर सकते हो, क्योंकि ये है ना कि तुम्हारे पास आंसर शीट आ जाएगी। तो आंसर शीट आने के बाद तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें किस क्वेश्चन पर जो है वो ऑब्जेक्शन रेज करना है। तो आई थिंक वो प्रोसेस बहुत स्मूथली हो जाएगा। डेडलाइंस बिल्कुल मत मिस करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कह रही थी मुझे रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मतलब लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और बिफोर एंडिंग दिस वीडियो मुझे मतलब एक छोटी सी चीज़ कहनी है कि भाई तुम अनसब्सक्राइब क्यों कर रहे हो? मतलब ये तो गलत बात है ना। मतलब मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प करी, तो अब अनसब्सक्राइब करने का क्या पॉइंट है? जैसे देखो, तुम भी ग्रो करोगे तो ये चैनल भी ग्रो करेगा। मैंने भी तुम्हारे साथ साथ ही मतलब सारी जो हमारी जर्नी है वो साथ में रही है। तो अब जो है अनसब्सक्राइब मत करो यार, तुम्हें हेल्प ही होगी। अभी भी मैं बहुत, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मेरे पास बताने को जो तुम्हारे काम आएगी। तुम डेफिनेटली कुछ वैल्यू एडिशन होगा। तो प्लीज़ चैनल को अनसब्सक्राइब मत करो, बने रहो यार। तुम्हारा सपोर्ट ही तो है जो मतलब होता है ना कि मैं एग्जाम टाइम के अंदर भी वीडियो वगैरह शूट कर रही हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ थोड़ा सा, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।